हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ई कॉमर्स। तो चलिए हम लोग फटाफट से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। हर एक चैप्टर को मतलब हर एक टॉपिक को हम लोग इन डेप्थ समझेंगे और वन शॉट में ही आपका ये वीडियो मतलब ये चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो पहले हम लोग समझते हैं ई कॉमर्स की। जब बेटा बात आता है तो ई कॉमर्स में पहले हम लोग को समझना होगा सर ई का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली बेटा ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है। और कॉमर्स का मतलब अगेन कॉमर्स होता है। बेसिकली यहाँ पे कॉमर्स का मतलब किससे है बेटा? बिजनेसेस से है। किससे है? बिजनेसेस से है। मतलब वो बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लूँ, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन आप देखोगे क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बिजनेस है। आप फ्लिपकार्ट देख लो, ओके, फ्लिपकार्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको वेदत देखोगे, वेदत पे कोर्सेस मिलते हैं ना, तो वेदत.com ये आ जाता है आपका। उसके बाद आपके पास मीशो देखने को मिलता है और न जाने कितने अलग अलग तरीके के वेबसाइट है। जैसे यूट्यूब देख लो, यूट्यूब पे मेंबरशिप आप बाय करते हो, या फिर बहुत सारे OTT सब्सक्रिप्शन देखते हो जैसे अमेजॉन होता है। तो ये लोग क्या होते हैं? ये लोग बेसिकली क्या है बेटा? ई कॉमर्स है, जो आपको क्या करते हैं? वेरियस काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं और बदले में आपसे क्या करते हैं? पैसे चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? पैसे को चार्ज करते हैं। तो बेसिकली ई कॉमर्स रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। किस पे सर? इंटरनेट पे जो हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। अब इसमें सर क्या आता है? हमारी ऑनलाइन शॉपिंग आ जाती है, डिजिटल पेमेंट्स होते हैं। सर डिजिटल पेमेंट मतलब आप देखोगे फ़ोन पे आपको एग्जांपल दिखता है ना, सॉरी, फ़ोन पे आपको देखने को मिलता है, फ़ोन पे हो गया। आपके पास पेटीएम मिलता है, पेटीएम देखने को मिलता है। आपको जीपे देखने को मिलता है, आपको व्हाट्सएप पे देखने को मिलता है, ना जाने और भी कितने प्रकार के पे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स आते हैं। इसके अंदर आपका डेबिट कार्ड भी आ जाता है। डेबिट कार्ड से आप लोग जो पेमेंट करते हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है, आपके पास नेट बैंकिंग आ जाती है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये डिजिटल पेमेंट होते हैं। ओके, इसी में देखो मैंने ऑनलाइन बैंकिंग भी कवर कर दिया, जो कि अभी बताया ना, नेट बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट किया जाता है थ्रू द वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स के थ्रू। यानी बहुत सारे देखोगे मोबाइल ऐप, जैसे वेदत का ही तुमने क्या किया? मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लिया। ओके, इसके अंदर कोई भी लेट से आपने कोर्स को बाय करा, तो आप क्या करोगे? उसी के अंदर पेमेंट गेटवे आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? पेमेंट गेटवे देखने को मिलता है। ओके, ओके, और इसी के थ्रू आप पेमेंट करते हो। तो कहीं ना कहीं ऐप के अंदर से पेमेंट किया, सेम वेबसाइट पे आप पेमेंट करते हो, अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी जाके आप क्या करते हो? पेमेंट करते हो। ई कॉमर्स हेल्प करता है बिजनेस को बेटा और कंज्यूमर को इंगेज करने में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ध्यान रखना, मैं पहले से हाईलाइट करके दे रखा है। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार के फिजिकल इंटरेक्शन नहीं करते। सर फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो, हम लोग ट्रेडिशनली क्या करते हैं, कोई भी हमारा एक स्टोर होता है और हम लोग लेट से आप हुई, ठीक है ना, आप जाते हो स्टोर पे, स्टोर पे जाके कोई भी चीज़ को क्या करते हो? प्रोडक्ट को देखते हो और आपको पसंद आता है तो आप इसे परचेस करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप वेबसाइट पे जाते हो, चीज़ों को देखते हो और आप वहीं से बाय करते हो। देखोगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप प्रोडक्ट को बाय करते हो देख करके, ना कि उसको फिजिकली टच करके। हाउएवर वो लोग आपको इसी चीज़ को, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती है ना, मान लो उससे प्रोडक्ट खराब आया तो प्रोडक्ट खराब आता है तो इस केस में आपको रिटर्न पीरियड प्रोवाइड कराते हैं। आपको बोलते हैं कि 7 डेज रिफंड पॉलिसी आपके पास, रिप्लेसमेंट कर दी जाएगी या फिर आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आप 24/7 इस चीज़ को बाय परचेज कर सकते हो। रात के 2 बजे हो और आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये क्या होता है? बेसिकली 24/7 क्या होता है? रनिंग मोड में रहता है। मेकिंग ट्रेड मोर कन्वीनियंट, जिससे क्या होता है? ट्रेड जो बिजनेसेस होती है ना, बेसिकली बाइंग, ट्रेड का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग। सेलिंग सर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, एक्सेसिबल हो जाता है और इफिशिएंट हो जाता है। एक्सेसिबल का मतलब क्या सर? कई सारे ऐसे छोटे शहर या फिर गाँव हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? अब या तो शहर जाए बहुत दूर, जो कि हर बार जाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग सबके पास स्मार्टफोन तो है, इंटरनेट भी है, तो वो लोग घर बैठे ऑर्डर कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद, 3 4 5 दिनों बाद क्या होता है? उनके घर पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सेसिबल कराना और इफिशिएंट चीज़ें करवा देना। मतलब कि आप बहुत ही इफेक्टिवली काम कर पाते हो, बहुत ही बोलते हैं। अब मान लो मेरा एक स्टोर है,
ठीक है। और मैं एक सिटी के अंदर हूँ, तो मैं हो सकता है अपने स्टोर के आसपास के एरिया को ही मैं कैटर कर पाऊँ, बट ऑनलाइन के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू मैं होल पैन इंडिया को कवर कर सकता हूँ। और पैन इंडिया तो छोड़ो भाई साहब, मैं पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकता हूँ। एग्जांपल देख लो, अमेजॉन। अमेजॉन कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है, बट देखो वो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द कंट्री में वो अवेलेबल है। ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज देख लो, तो लेट से मेरा अकाउंट एसबीआई में है, ठीक है, और एसबीआई इंडिया की कंपनी है। मैं लेट से जापान गया, ठीक है, मैं जापान में गया, जापान जाकर के वहाँ पे अगर अपने डेबिट कार्ड को मैं अगर इंसर्ट करूँगा, या फिर मैं वहाँ पे कोई पेमेंट करना चाहूँगा, लेट से मैंने वहाँ पे जाकर के होटल बुक किया और उसका पेमेंट मैं करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे पेमेंट वो कर पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं वो ई कॉमर्स के थ्रू ही तो पॉसिबल हो पाया। अगर ई कॉमर्स ना होता तो मेरे को बहुत दिक्कत आती, मेरे को फिर यहाँ से ही कैश लेकर के जाना पड़ता, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती। एक तो कैरी करने का इशू, उसके बाद न जाने कितने सारे थ्रेट होते, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आपके साथ लूटपाट बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन ई कॉमर्स के कारण ये सारे प्रॉब्लम क्या हो जाती हैं, पहले से ही सॉल्व हो जाते हैं। इवन आप प्री बुकिंग भी कर पाते हो। आप जापान नहीं पहुंचे हो अभी, बट वहाँ पे सारे टैक्सी से लेकर के आपने होटल, कहाँ पे रहना है, कहाँ घूमना है, सारे हर एक चीज़ आप बुक कर पाते हो। क्यों सर? क्योंकि वहाँ पे ई कॉमर्स अवेलेबल है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो, ट्रेडिशनल बिजनेसेस और ई कॉमर्स के अंदर डिफरेंसेस क्या होता है, ध्यान देना। ई कॉमर्स बेटा ऐप और वेबसाइट के थ्रू काम करता है, लेकिन ये फिजिकल मार्केट स्टोर के थ्रू काम करता है। ये कोई स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन को ही कैटर कर पाता है। मतलब मान लो कि मेरी दुकान है, तो मैं आसपास के एरिया को ही मैक्सिमम कैटर कर पाऊंगा, लेकिन ये ग्लोबल रीच देता है। आप वर्ल्ड में चाहो तो पूरी दुनिया को एक बार में कैटर कर सकते हो। जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट अवेलेबल है, वहाँ से लोग आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के देखो कंज्यूमर यूएस में भी है, आपको यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने को मिलेंगे, इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल रीच लेकर के आता है। बिजनेस आवर्स, कहीं ना कहीं दुकान जब खोलते हो या लोग आपकी शॉप होती है या छोटे मॉल होते हैं, उनके पास एक लिमिटेशन होती है कि बिजनेस आवर में ही ओपन हो गए, मतलब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, या फिर 10 बजे से रात 8 बजे तक। मतलब बेसिकली वो समय पे जहाँ पे लोग आप विजिट कर पाओ। लेकिन ये 24/7 अवेलेबल होता है, दिन हो रात हो, संडे हो या कोई फेस्टिवल हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इंसान इन्वॉल्व नहीं है ना। यहाँ पे लोग काम करते हैं, तो लोग काम करते हैं तो उनकी एक ह्यूमन नीड भी होती है। भाई इंसान 24 घंटे 7 दिन काम नहीं कर सकता, उनको फेस्टिवल आती है तो उनको छुट्टी चाहिए, उनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता भाई साहब, जिससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। कस्टमर जब चाहे तब शॉपिंग कर सकता है, और बिजनेसमैन को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दुकान 24 घंटा खुला है, तो बिकने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे ना, मतलब सेल्स उतना ज़्यादा आएगा। और सेल्स ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट होने के भी चांसेस क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएंगी। समझ में आया? आगे आता है कस्टमर इंटरैक्शन। यहाँ पे फेस टू फेस आपको इंटरैक्शन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे कोई भी इंटरैक्शन ऐसा नहीं देखने को मिलता। जो भी इंटरैक्शन होता है क्या होता है बेटा, वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल इंटरैक्शन होता है, राइट। कॉस्ट ऑफ सेटअप, देखो इसमें ज़्यादा हाई कॉस्ट लगता है बेटा सेटअप करने में, और यहाँ पे रिलेटिवली लो कॉस्ट लगता है। क्या लगता है? लो कॉस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टोर चाहिए, मैं स्टोर अगर लेना चाहता हूँ रेंट पे, तो रेंट पे अगर लूँगा तो मेरे को कम से कम महीने का 50,000 के आसपास देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर मैं 50,000 खर्च कर दूँ, तो हो सकता है 50 से 70,000 रुपया हो सकता है मैं खर्च करूँ, या फिर मैं एक पल को मैं बोलता हूँ चलो मैंने 1 लाख रुपये खर्च कर दिया, और ये 1 साल में अपना ऐप और वेबसाइट को रन कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। अगेन ये एडटेक वाली वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे आपके पास जो इनक्रिप्टेड फाइल्स होते हैं वो महंगी होती है, बट अपार्ट फ्रॉम डैट मैं ई कॉमर्स स्टोर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बस एक प्रोडक्ट दिख रहा होता है, और जनरली उसका इस्तेमाल बस पेमेंट रिसीव करने के लिए किया जाता है, और एक यूज़र को प्रोडक्ट दिखाने के लिए किया जाता है। जनरली देखो कि बहुत सारे वेबसाइट हो गए, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन हो गए, इन सब की बात कर रहा हूँ। हाउएवर फ्लिपकार्ट अमेजोन बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, मैं छोटे वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। देखो कि कई सारे छोटे स्टोर्स वगैरह है जो कपड़े बेचते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें बेचते हैं। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे तो हो सकता है साल भर का कॉस्ट इनका कितना आ रहा है सर, 1 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। लेकिन वही मैं अगर ऑफलाइन में स्टोर खोलता हूँ तो मुझे 50,000 पर मंथ, यानी 6 लाख रुपए साल का क्या करना पड़ेगा, सॉरी 3 लाख रुपए साल का मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ रेंट देना पड़ेगा। प्लस वहाँ पे स्टाफ है और फर्नीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे बिल्ड करने पड़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे 1 लाख का ये कॉस्ट लग रहा है, बाकी आप कहीं साइड में भी छोटे से गोडाउन ले लिए और अपने स्टोर को चलाना स्टार्ट कर दिए, तो आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चीज़ों को मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने सिंपल तरीके से समझा सकूँ मैं समझा रहा हूँ। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसको अपनी कम्युनिटी में शेयर करो। बिकॉज मुझे पता है तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो, राइट। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे। सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा फैलाओ वेदत को, थोड़ा अपनी कम्युनिटी को बड़ा करते हैं ना। आईसीएसई बोर्ड की कम्युनिटी वैसे ही बहुत छोटी होती है, तो लेट्स
थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, सपोर्ट करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर कैसा लगा आपको मतलब मेरी पढ़ाई कैसी लगी तुम्हें, और मुझे बताना ज़रूर। एग्ज़ाम वगैरह देने जा रहे हो तो प्लीज़ वो भी शेयर करना कि कैसा तुम्हारा एग्ज़ाम गया, क्या मेरी लेक्चर का बेनिफिट तुम्हें मिला या फिर नहीं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पेमेंट मेथड, ध्यान देना यहाँ पे आप कैश का यूज़ करते हो। ऑफलाइन स्टोर में जाते हैं सर पेमेंट कैसे करते हैं, या तो कैश कर सकते हैं सबसे हमारा बेस्ट तरीका, या चेक से पेमेंट कर सकते हो, या फिर ट्रेडिशनल बैंकिंग मेथड्स होते हैं जैसे स्वाइप कार्ड करना वगैरह वगैरह। आजकल पेटीएम वगैरह भी कर लेते हैं हम लोग। लेकिन डिजिटल पेमेंट में देखोगे हमारे पास यूपीआई आता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आता है, ठीक है ना, ई वॉलेट्स आ जाते हैं। ई वॉलेट देखोगे ना फ़ोन पे वगैरह में देखोगे आपके पास वॉलेट देखने को मिलता है, ठीक है ना, वॉलेट देखने को मिलता है। स्पेशली बात करें पेटीएम तो अपने वॉलेट के कारण ही तो पॉपुलर हुआ था 2014 के आसपास, जब 2014 या 16 के आसपास जब नोटबंदी हुई थी। आई थिंक 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स ओवर द ट्रेडिशनल कॉमर्स। क्या होता है बेनिफिट ई कॉमर्स का ट्रेडिशनल कॉमर्स के ऊपर? तो पहला तो बेटा वही होता है कि वाइड रेंज ऑफ मार्केट रीच मिल जाती है। आप बहुत दूर तक मतलब बहुत सारे आप अपने ऑडियंस को कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको 24/7 अवेलेबिलिटी हो जाती है। आप प्रोडक्ट जब चाहे तब बाय कर सकते हो। आपने देखा होगा अमेजोन फ्लिपकार्ट से जब भी चाहते हो आप प्रोडक्ट को तुरंत कार्ड में ऐड करते हो और बाय कर लेते हो। उसके बाद लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट आता है। देखा जाए इन कंपेयर टू द ऑफलाइन स्टोर, यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम आता है। अगर देखोगे ऑफलाइन स्टोर में बहुत सारे आपको सेल्समैन रखने पड़ते हैं, स्टाफ रखने पड़ते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर स्टाफ कम ही रखोगे तो काम आपका हो जाएगा। प्लस ये बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से काम करता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है, मतलब कि आप अपने घर में बैठ के क्या कर सकते हो, आराम से शॉपिंग कर सकते हो। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन देता है। आप देख सकते हो आज के समय में हम लोग यूपीआई से पेमेंट कर लेते हैं, बहुत सारे कार्ड्स का यूज़ करते हैं जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। हमारे पास ई वॉलेट का ऑप्शन होता है। देखोगे फ़ोनपे के अंदर हमारे पास फ़ोनपे का वॉलेट देखने को मिलता है। पेटीएम में देखोगे पेटीएम वॉलेट देखने को मिलता है, जहाँ पे हम लोग कैश के अलावा हम लोग डायरेक्टली अपने वॉलेट से क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। ओके, फिर उसके बाद बेटर इन्वेंट्री एंड डेटा मैनेजमेंट देखने को मिलता है। मतलब ऑनलाइन में देखोगे किस एनालिटिक्स का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ओके, एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, जनरली कि मेल फीमेल में कितने मेल ने बाय करा हमारा प्रोडक्ट, कितने फीमेल ने बाय करा, किस एज के लोग के बीच में हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर है, किस जोग्राफिकल लोकेशन से ज़्यादा ऑर्डर हमें रिसीव हो रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, किस समय पे हमारे वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अवेलेबल है, ठीक है ना। ये सारे चीज़ों को प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाते हैं, जो कि ऑफलाइन स्टोर में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हम लोग कंज्यूमर की बिहेवियर को देखते हैं, कई बार देखते हैं कंज्यूमर कितने प्रोडक्ट को कई बार रिटर्न कर रहा है, कौन सा कंज्यूमर ऐसा है जो कि डिस्काउंट के लिए जब डिस्काउंट होता है तो वो सबसे ज़्यादा परचेसिंग करता है, और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, मतलब जिसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं, पता लगा पाए, हम बोलते हैं ना कि ट्रेंडिंग भी चल रहा है, इसको लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं, जो कि ऑफलाइन में देखोगे एज सच पॉसिबल नहीं है। प्रॉपरली डेटा के साथ ये चीज़ें क्या होती है हमें पता कभी भी नहीं चल पाती हैं। आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ ई टेलिंग। ई टेलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, टेलिंग का बेसिकली मतलब होता है रिटेलिंग का, ठीक है। टेलिंग से मतलब हमारा क्या है, रिटेलिंग से मतलब है। और ई स्टैंड फॉर ऑलवेज है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। देखोगे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये रिटेल स्टोर्स है, मतलब आपको 1-2 यूनिट्स में प्रोडक्ट को बेचते हैं। हावेवर अमेजोन को देखोगे, अमेजोन बिजनेस करके भी आता है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट आपको बल्क में बेचता है और वो बिजनेसेस को सेल करता है, वो B2C नहीं बेचता, ठीक है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर को नहीं सेल करता। लेकिन मैं केवल अभी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आपको रिटेल देखने को मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप सेल करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूमर थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट से, इंस्टेड ऑफ द फिजिकल स्टोर। मतलब आप किसी फिजिकल स्टोर में कभी विजिट नहीं करते हो, बल्कि आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से या फिर उनके जैसे अमेजोन के वेबसाइट से या उसके ऐप से आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को बाय करते हो, जो हेल्प करता है कि ब्राउज करते वक्त चीज़ों को सेलेक्ट करो, परचेस कर लो अपने कंफर्ट में। मतलब घर में बैठे हैं, रात को 2 बजे भी स्क्रॉल कर रहे हैं, आप बाय कर लेते हो एंड दैट्स इट, आपके प्रोडक्ट आपके घर पे कुछ दिनों के भीतर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। मेकिंग द शॉपिंग मोर कन्वीनियंट, जिससे क्या होता है आपकी जो शॉपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होती है और एक्सेसिबल हो जाती है। कन्वीनियंट इस तरीके से भी होता है
कि कई बार ऑफलाइन स्टोर में विजिट करोगे तो दुकानदार के पास जो भी चीज़ है ना वो आपको चेपने की कई बार वो कोशिश करते हैं, मतलब उनकी प्रोडक्ट काम का नहीं है, बट फिर भी वो क्या करते हैं आपको बोलेंगे ये तो बढ़िया है, अच्छा है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कई बार आपको क्या करते हैं वो ना इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना, समटाइम वो बेकार चीज़ भी आपको बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, ऑनलाइन में आपको प्रोडक्ट दिख रहा होता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो, स्पेशली मैं जैसा टेक्निक यूज़ करता हूँ कि यार कोई भी प्रोडक्ट को मुझको बाय करना है, आई जेन्युइनली सी द रिव्यूज़ देखता हूँ। ओके, उसके बाद अगर वो टेक प्रोडक्ट है या फिर ऐसे जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स है तो उसका मैं क्या करता हूँ यूट्यूब पे सर्च मार के उसका रिव्यूज़ देख लेता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, कई बार क्या होता है क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो रिव्यूज़ होते हैं, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे, वो क्या होते हैं जनरली वो फेक होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकते हो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, उसके बारे में बहुत सारे जैसे यूट्यूबर्स है। लेट्स से मुझे कोई फ़ोन खरीदना है, एग्जाम्पल लेता हूँ ना, मुझे फ़ोन बाय करना है, ओके। अब फ़ोन बाय करना है तो इसको, वो फ़ोन अच्छा है ख़राब है, इसको जानने का बेहतर तरीका यूट्यूब है। यूट्यूब पे जाने का, उस फ़ोन का मॉडल नंबर लिखने का, आपको बहुत सारे रिव्यूज़ वीडियो, आपको कंपैरिजन वीडियो, आपको परफॉर्मेंस चेकअप वीडियो, आपको अनबॉक्सिंग वीडियो, ना जाने कितने प्रकार के कंटेंट आपको मिल जाएंगे जिसको आप देख सकते हो। और आप खुद को अगर सेटिस्फाइड फील करते हो कि नहीं यार ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे बाय करना चाहिए, तो आप उसे अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टेप्स जिसमें रिटेलिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं। अब बताओ, कोई भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग वेबसाइट पे विजिट करेंगे बेटा, फिर प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट को हम लोग चूज़ करेंगे कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट बाय करना है, फिर हम लोग उसको कार्ट में ऐड करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट कुछ दिनों में आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। अब फिर बदले में क्या करते हो आप, कुछ कस्टमर फीडबैक जो होती है, प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो नहीं सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि अच्छा ये इंप्रूवमेंट की जा सकती है प्रोडक्ट के भीतर, वो सारे आप कस्टमर फीडबैक के थ्रू दे सकते हो। समझ में आया। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, वाइडर प्रोडक्ट रेंज होता है। देखो कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं कंपेयर टू एक ऑफलाइन स्टोर, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आपको देखोगे कॉम्पिटिटिव या डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाता है, आपको डोर स्टेप डिलीवरी देखने को मिलती है, आपको इजीली प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, कस्टमर की रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं, कोई भी खास दिक्कत आपको नहीं आती है। आप बाय करने से पहले कस्टमर रिव्यूज़ देख सकते हो, अगर प्रॉब्लम आया प्रोडक्ट के अंदर तो आप क्या बोलते हैं, आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। 7-8 दिन के अंदर रिफंड पॉलिसी जनरली देखते हो ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज। अब देखो डिसएडवांटेज एक होता है कि फिजिकल कहते हैं इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो तो आप फिजिकली उसको चेक नहीं कर सकते, अच्छा ये प्रोडक्ट अच्छा है ख़राब है, थोड़ा सा वो रहता है। मतलब मान लो कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो आप फिजिकली फ़ोन को नहीं देख सकते ना, जैसे दुकान में जाके फ़ोन को हैंड में लेकर के यूज़ करके देख सकते हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप ऑनलाइन देख करके फ़ोटोज़ रिव्यूज़ देख के ही खुद को खुश करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली फिर प्रोडक्ट को आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार देखो ऑब्वियस ये बात है, ऑर्डर करोगे तो डिलीवरी 2-4-5 दिनों में होती है, तो थोड़ी सी डिले डिलीवरी होती है, तो थोड़ा आपको इसके साथ भी मैनेज करना पड़ता है। आगे आता है रिस्क ऑफ फ्रॉड। अब देखो कोई भी फालतू वेबसाइट पे जाओगे, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट भी होते हैं जो आपको स्कैम करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो अगर किसी इस प्रकार के वेबसाइट पे जाते हो और जाकर के वहाँ से प्रोडक्ट को बाय करते हो तो वहाँ पे आपके साथ स्कैम होने के चांसेस होते हैं। कई बार अननोन लिंक पे क्लिक करते हो आप, तो वहाँ से आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। ई कॉमर्स का एक थोड़ा सा ये क्या है, ड्रॉबैक तो है। उसके बाद रिटर्न और रिफंड इशूज़ भी होते हैं। अगर जो वेबसाइट है बहुत अच्छा नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, जैसे स्नैपडील देख लो या फिर ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट देख लो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा गुडविल इंजॉय नहीं करते मार्केट में, तो उनके रिफंड इश्यूज़ वगैरह भी देखने को मिलते हैं। हाउएवर ये तो ऑफलाइन में भी है, दुकान वाले वापस नहीं करते प्रोडक्ट अगर उनका ख़राब भी रहे तो भी, तो ये इश्यूज़ तो ऑफलाइन में भी है। उसके बाद इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंडेंट सेक्टर होता है। मतलब मान लो कि इंटरनेट गया तो ये बिज़नेस ही गया, मतलब कि बिज़नेस नहीं चल पाएगा। हाउएवर इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो नहीं जा सकता। लेकिन समटाइम्स टेक्निकल इश्यूज आते हैं, जैसे देख सकते हो तुम्हारे पास सर्वर डाउन हो गया सर, वेबसाइट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वेबसाइट में कोई बग आ गया है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन स्टफ है, ठीक है, चीज़ें ये टेक्नोलॉजिकल चीज़ें चलती हैं टेक्नोलॉजी से। और इसमें इश्यूज़ ये देखने को मिलता है कि भैया कई बार इंटरनेट वगैरह सर्वर डाउन होने के कारण आपको प्रॉब्लम्स आती है। इसी वजह से इसमें स्टेबल इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत रखता है अपने साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सक्सेसफुल ई टेलिंग बिजनेस। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके पास बेटा पहले तो आपके पास वेबसाइट और ऐप होना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो, फास्ट हो, जिसमें आप इजीली चीज़ों को नेविगेट कर पाते हो, ठीक है। जैसे वेदत का आप देख लो, डायरेक्टली ओपन करते हो, कोर्स सेक्शन मिलता है, आप डायरेक्टली जाके जिस भी कोर्स को बाय करना चाहते हो अकॉर्डिंगली आप उसमें इनरोलमेंट ले लेते हो। तो कहीं ना कहीं चीज़ें यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए।
जैसे कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब ऐसा ऐप है जो घुसते ही पता चल रहा है भाई साहब कौन दुनिया में आ गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, तो यूज़र फिर उस ऐप को इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद सिक्योर पेमेंट गेटवे देखने को मिलता है आपको, मतलब आपको सिक्योर पेमेंट गेटवे रखना होता है। जैसे हम लोग भी सिक्योर पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो कस्टमर है वो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट्स जो भी उसके पास पेमेंट मीडियम है, उससे आराम से बिना किसी दिक्कत के फुल ट्रस्ट के साथ पेमेंट कर सके। ओके, फिर स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सिस्टम रखना पड़ता है, मतलब प्रोडक्ट आपको सही समय पे सही जगह सही तरीके से, मतलब टूटा फूटा हालत में नहीं, अच्छे कंडीशन में डिलीवर होना चाहिए, जिससे कस्टमर की एक्सपीरियंस अच्छा हो, ना कि उसका एक्सपीरियंस क्या हो, ख़राब हो। ठीक है, इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग, आपको अच्छे तरीके से आपको वेबसाइट को एसईओ करवाना पड़ता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाना पड़ता है, ईमेल कैंपेन करवाना पड़ता है। देखोगे आपको ईमेल्स आते हैं बहुत सारे प्रमोशनल के, देखो ऑफर चल रहा वगैरह वगैरह, आपको एड्स रन करवाना पड़ता है, जैसे आप, जिससे क्या हो सके आप नए कस्टमर तक पहुंच पाओ और नए कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्या करें, बाय कर पाएँ। कस्टमर सपोर्ट और फीडबैक, कहीं ना कहीं आपको कस्टमर सपोर्ट भी देना पड़ता है, चैटबॉट वगैरह भी देखोगे अवेलेबल होता है, जिससे क्या कर पाते हो कि आप डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। हाउएवर आई थिंक चैटबॉट ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, प्रैक्टिकल मैंने देखा है, जनरली ह्यूमन जो होते हैं वही आपके प्रॉब्लम को बेटर तरीके से डील कर पाते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने वेदत में चैट सपोर्ट का ये ऑप्शन नहीं हटा दिया, डायरेक्ट बोला कि वेबसाइट पर जाने का, या फिर डायरेक्टली ये नंबर दे रखा है आपको 6388556077, यहाँ पर मैसेज करो डायरेक्टली, हमारा बंदा बैठा हुआ है या फिर हमारे जो इम्प्लॉइज़ है, वुमेन हो या मैन हो, जो भी ये फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको डायरेक्टली 1-to-1 सपोर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होता। बिकॉज वी ऑलवेज थिंक कि हमारे स्टूडेंट्स का समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है और उनको ऐसे वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि उन्हें फिर जाकर के इंस्टाग्राम भी तो चलाना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय सेव करने वाला काम है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन। मतलब कि बेसिकली हमारे जो, अब हमारे यहाँ तो बच्चे ही साइन अप करते हैं, लेकिन जनरली जो कस्टमर्स होते हैं उनकी डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपनी पर्सनल जानकारी वो देते हैं आपको। जब वो देते हैं तो ये आपकी कर्तव्य बनता है कि आप उसको क्या करें, एक अच्छे तरीके से सिक्योर करके रखें, जिससे कोई भी साइबर फ्रॉड, उनका डेटा लीक वगैरह होने के चांसेस ना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ ई एडवर्टाइजिंग। ई एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के एडवर्टीजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ई एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। मतलब जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐड देखा होगा, वेबसाइट पे ऐड देखा होगा, गूगल पे ऐड देखा होगा, यूट्यूब पे ऐड देखा होगा, इरिटेटिंग एड्स आती हैं ना यूट्यूब पे, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का एडवर्टीजमेंट है। देखोगे अब सर नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एडवर्टीजमेंट का मतलब, रोड पे देखोगे पैम्पलेट चिपके होते हैं बेटा, बिलबोर्ड्स होते हैं, न्यूज़पेपर में प्रिंट आता है एडवर्टीजमेंट का, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट। लेकिन ये क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपने प्रमोट करते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा, जैसे अपने वेबसाइट पे ऐड लगा दिया, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐड देखते हो, सर्च इंजन पे ऐड देखते हो, गूगल पर सर्च मारते तो अपन ऐड देखते हैं, मोबाइल ऐप्स पे देखोगे कई सारे गेमिंग वाले ऐप डाउनलोड करोगे, जैसे लूडो किंग ऐसा गेम देखोगे तो उन लोग बीच बीच में ऐड देते रहते हैं, बोलते हैं या तो हमारा प्रीमियम लो या फिर ऐड देखो। ओके, ये लेवरेज करता है इंटरनेट टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस, जिससे क्या होता है ग्लोबल ऑडियंस पे आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को दिखा पाते हो कम पैसे में, क्योंकि कंपैरिजन टू द ऑफलाइन, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करवाना आज भी सस्ता है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत सस्ता है, बट हाँ कंपैरेटिवली सस्ता है। ठीक है, ओके, उसके बाद स्पेसिफिक टर्म यूज इन ई एडवर्टाइजिंग। ई एडवर्टाइजिंग में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं बेटा जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुकीज़। ये क्या होता है, एक छोटा सा डेटा फाइल होता है जो यूज़र के डिवाइस में स्टोर हो जाता है और ट्रैक करता है उनका ऑनलाइन बिहेवियर को, जिससे वो डिलीवर कर सके उनको पर्सनलाइज्ड ऐड। मतलब यूट्यूब पे अगर मान लो गूगल पे तुम जाके सर्च मारो कि बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000, सर्च मारो 2025 का, देखोगे कुछ समय बाद 2-3 बार ये सर्च तुम मारोगे ना, उसके बाद तुम अमेजोन खोलोगे तो भी वो ऑफर देना चालू करेगा, आपको ऐड दिखाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी दिखाएगा, इंस्टाग्राम चलाओगे उस पर भी ऐड दिखने चालू हो जाएंगे, फिर तुम किसी अन्य वेबसाइट पे भी जाओगे तो तुमको ये ऐड दिखने चालू हो जाएंगे हर तरफ, जिससे क्या हो सके तुम्हें बार बार उस चीज़ का याद आया, तुम कहीं ना कहीं से उसको बाय कर लो। तो कहीं ना कहीं ये कुकीज़ के कारण होता है। उसके बाद वेबसाइट बैनर देखोगे जो डिस्प्ले किए जाते हैं वेबसाइट पे टॉप पे, जो अट्रैक्ट करते हैं यूज़र के अटेंशन को। और सर वेबसाइट बैनर दिखा पाओ तो अच्छा रहेगा, और मैं दिखाना चाहूँगा भी, रुक जाओ 1 मिनट। वेबसाइट बैनर क्या होता है, देखो ये सब भी ऐड होते हैं बहुत सारे, देखो यहाँ पे एड्स वगैरह, न्यूज़ वगैरह यहाँ पे दिख रहा है। हावेवर देखोगे जैसे ये देखो, ये
एडवर्टीजमेंट है, देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, किसी कॉलेज का ये एडवर्टीजमेंट है। ये भी देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। कॉर्सेरा ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो होते हैं, वर्ल्ड क्लास लर्निंग प्रोग्राम, जहाँ पे देखो 7 डे का फ्री ट्रायल दे रहे हैं, तो ये क्या है, सब ऑनलाइन है। ये तुम्हारे ई एडवर्टीजमेंट के एग्जाम्पल है। देखो तुम्हारी MBA आंध्रा यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड कर रखा है। देखो कोई भी ऐड होता है यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा। बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब तुमको बिलबोर्ड पे ऐड दिखाता है। अमेजोन जैसे मैंने ओपन करा, अमेजोन ओपन करते ही जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे को देखोगे सामने एक बड़ा सा हेड दिखेगा। जैसे होम पेज पे मैं गया, देखो ये, अब देखो इंडियन ग्रिस्ट फेस्टिवल 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे बड़ा सा दिखा ना, ये इसको, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो इसी चीज़ को मैं बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग वेब बैनर। क्या बोलते हैं इसको? वेब बैनर बोलते हैं। जहाँ पे देखोगे SBI का अगर कार्ड यूज़ करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है आपको, ठीक है ना, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गए। आगे आता है आपका पॉपअप। पॉपअप क्या होता है? स्मॉल ऐड विंडोज़ होते हैं जो अपीयर होते हैं किसी भी वेब पेज पे, प्रमोट करते हैं ऑफर्स को और कैप्चर करते हैं यूजर के डिटेल्स को, जो लीड जनरेशन में बहुत काम आता है। जैसे किसी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आपको एक पॉपअप वेबसाइट आएगा, सामने पॉपअप करेगा, मतलब यहाँ पे अचानक से कुछ ओपन होकर ये आ जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करते हो या फिर यहाँ पे डिटेल्स भरते हो, फिर सबमिट करोगे तो काम होगा। तो इसको पॉपअप बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट, एडवांटेज क्या होता है? तो लो कॉस्ट होता है, जो मैंने आपको बताया है। वाइड रेंज होता है, ग्लोबल ऑडियंस की रीच हो जाती है आपके, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलना चालू होता है, ओके। मॉनिटर कर पाते हो आप एनालिटिक्स को, कितने क्लिक्स हुए, कितने इंप्रेशंस आए हैं, कन्वर्जन्स कितने आए हैं, हर वो जानकारी आपको मिलता है। कांस्टेंट एक्सपोजर मिलता है, 24/7 अपने एड्स को रन करते हो। जियो टारगेटिंग देखते हो भाई साहब, जोग्राफिकल बेस्ड टारगेटिंग आप कर सकते हो। जैसे मेरे को लगता है कि मेरे को उत्तर प्रदेश में केवल ऐड रन करना है, तो मैं यूपी में केवल गूगल को बोलूँगा कि यूपी में तो क्या कर, नोएडा जो है, ओके, नोएडा में केवल ऐड चला, तो वो केवल क्या करेगा, नोएडा में ही ऐड चलाएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल बेस्ड क्या कर सकते हो आप, टारगेटिंग कर सकते हो। और क्यों कर सकते हो? ये एनालिटिक्स के कारण होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब एनालिटिक्स को आप देखते हो, समझते हो, मॉनिटर करते हो, तो आपको पता चलता है कि देखो यूपी से लोग ज़्यादा बाय करते हैं प्रोडक्ट, तो हम लोग यूपी में और भी ज़्यादा ऐड चलाएंगे, जिससे हमारी और भी सेल बढ़ जाए। अलर्ट से मुझे कर्नाटका में कम लोग बाय करते हैं प्रोडक्ट, तो मैं कर्नाटका में क्या करूँगा, प्रोडक्ट उतना ज़्यादा ऐड नहीं चलाऊँगा। तो ये वाले पंगे मतलब चीज़ें होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ई एडवर्टीजमेंट। याद रखना, ई एडवर्टीजमेंट का क्या डिसएडवांटेज होता है। तो इसमें तो भाई ऐड ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ऐड को रोक देते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं मार्केट में जो यूज़ किया जाता है, जो ऐड को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। फिर क्लिक फ्रॉड, ठीक है ना। कई बार आपको किसी वेबसाइट पे, किसी ऐड पे क्लिक कर देते हो फेक ऐड पे, तो आपको फ्रॉड आपके साथ होने के चांसेस होते हैं। प्राइवेसी कंसर्न कई बार अराइज होते हैं, जैसे आपका डेटा का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बैनर ब्लाइंडनेस हो जाती है आपको, मतलब यूज़र ऑफ्टन इग्नोर बिकम इम्यून रिपीटेटिव। अब एक ही ऐड को बार बार दिखाओगे बंदा को, तो वो इरिटेट हो जाता है समटाइम, ठीक है ना, तो आप इग्नोर करना चालू कर देते हो। फिर कई बार टेक्निकल इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे स्लो लोडिंग एड्स होते हैं, ब्रोकन लिंक्स होते हैं कि लिंक पे क्लिक किया, वो लिंक ओपन ही नहीं हो रहा, तो फिर आपके कस्टमर कैसे आपके वेबसाइट पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर हाई कंपटीशन देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं इतने सारे कंपनी अपने ऐड चला रहे, तो भैया कंपटीशन होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई एडवर्टाइजिंग। ई एडवर्टीजमेंट का क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला तो होता है वेब बैनर एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। जैसे रेक्टेंगुलर एड्स होते हैं जो कि एक वेब बैनर पे, एक वेबसाइट पे हेड पे वो क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल में दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे दावत, अमूल, ये सारे क्या एडवर्टीजमेंट ही तो लगाया गया है। यहाँ पे देखो ये सारे एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। अब जैसे कहीं ना कहीं देखो कोई भी कंपनी है, जैसे कि देखो यहाँ पे हिमालय, ये सब कंपनी यहाँ पे अपना क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, ओके। आगे बात करते हैं दिस एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पे, अ क्लोथ ब्रांड प्लेसिंग अ बैनर एड ऑन अ फैशन ब्लॉग टू प्रमोट इट्स लेटेस्ट कलेक्शन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। चलो आगे बात करते हैं एडसेंस एडवर्टीजमेंट। मतलब क्या होता है, गूगल एडसेंस के थ्रू क्या करते हो आप, एडवर्टाइज करवाते हो, ठीक है, अपने जैसे कि जैसे आपने यूट्यूब पे कभी वीडियो वगैरह डाला हो, तो कई लोग अपने वीडियोज़ को भी क्या करते हैं, प्रमोट करवाते हैं। हाउएवर अभी तक मैंने कभी आज तक नहीं करवाया, क्योंकि आप लोग की रीच अच्छी रही है, ऊपर से ICSE बोर्ड काफ़ी ज़्यादा नीश मार्केट हो जाता है, तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करवाना भी इस लाइक पैसे को बर्बाद करना है, ठीक है। क्योंकि मतलब उतने छोटे, मतलब छोटी हमारी कम्युनिटी है ना, तो ज़्यादा लोग के काम का होता नहीं है, तो वो लोग ऐड देख के भी इग्नोर कर देंगे,
तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ प्लीज़ सपोर्ट करो करो यार थोड़ा, ठीक है ना। ऑर्गेनिकली ग्रो होते हैं ना, ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि पैसे वैसे भी मेरे पास नहीं है, ओके, ना ही यूट्यूब से रेवेन्यू आती है, क्योंकि अभी चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। तो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि जितना ज़्यादा वीडियो देख सकते हो देखो, और शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, ठीक है। घर में जितने फ़ोन से उससे सब्सक्राइब कर दो, जिससे थोड़ी रीच मेरी बढ़े। ओके चल आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, इसका मतलब डिजिटल चैनल के थ्रू क्या करते हो आप, वेबसाइट पे मतलब ऐड करवाते हैं, जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया, सेम चीज़ है। ईमेल, सर्च इंजन, मोबाइल ऐप्स, प्रमोट करते हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को वाइडर ऑडियंस को, ठीक है ना, जिससे उनको इंगेज कर पाओ और सेल्स कर पाओ, ठीक है ना। ई मार्केटिंग बिल्कुल सिंपल सा था, ऊपर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ई एडवर्टाइजिंग की तरह, कोई खास नहीं है बस, ठीक है। ओके क्लियर है। जैसे एक कंपनी सोशल मीडिया एड्स का यूज़ करती है, एसईओ का यूज़ करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अरे ऑप्टिमाइजेशन होता है कुछ, ठीक है। चलो बेसिकली क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट होती है ना बेटा, ओके, उस पर आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स डालते हो जो सर्च इंजन पे कोई भी बंदा आगे चल के, जैसे हम बोलते हैं कि आईसीएसई मैंने एक कीवर्ड डाला, आईसीएसई क्लास 10 कॉमर्शियल स्टडीज़ कीवर्ड है, हमने वेबसाइट पर डाल दिया आपने, और कोई गूगल पर जाके आईसीएसई कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 10 डालेगा ना, तो एसईओ को जब पता चलेगा, सर्च को बेसिकली हमारे पास जो भी गूगल वगैरह है सर्च इंजन है, वो क्या करेगा, ये कीवर्ड से रिलेटेड मिलता जुलता चीज़ें ढूंढेगा। तो हमारे वेबसाइट पे क्या होगा, ये कीवर्ड अवेलेबल होगा, तो गूगल क्या करेगा, इस वेबसाइट को फिर क्या करेगा, इस जो यूज़र है उसको दिखाएगा, क्या करेगा, यूज़र को दिखाएगा। तो हमने क्या किया, बेसिकली अपने वेबसाइट को सर्च इंजन में आने के लिए उसको फिट किया, उसको ऑप्टिमाइज़ किया, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कई लोग बोलते हैं सर सर्च इंजन को ही अपने वेबसाइट के लिए हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर दिए। एक बात बता, गूगल को तू अपने लिए ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकता है, गूगल तेरे घर का, तेरे मामा का लड़का थोड़ी है, नहीं, आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हो गूगल के लिए, ना कि गूगल आपके लिए ऑप्टिमाइज़ होता है। समझ में आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ओके, ये ऑनलाइन सेल्स को क्या करता है, बढ़ाता है। ई मार्केटिंग इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। आज के समय में देखोगे एआई भी आ चुका है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से की जा सक रही है। पहले डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर एजेंसी लोग हायर करते थे, लेकिन अब मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ क्या होता है, ये एआई खुद से हैंडल कर लेती है। चलो आगे बात करते हैं। ई मार्केटिंग इज़ द फॉर्म ऑफ इस फॉलोइंग टाइप्स, कितने प्रकार के हमारे ई मार्केटिंग्स होते हैं। तो पहला हमारे पास आर्टिकल मार्केटिंग होता है। क्या होता है, आर्टिकल मार्केटिंग, कि आप किसी आर्टिकल को लिखते हो, उसके अंदर भी बहुत सारे लिख करके बोलते, ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते थे ना हम लोग। ब्लॉग्स का मतलब ही VLOG की बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे बात कर रहा हूँ VLOG, ब्लॉग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्लॉग्स के थ्रू इसमें बहुत सारे ऐड वगैरह लगा के कमाते हैं। फिर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। देखोगे जनरली हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप ये प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। जनरल टेक यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं कि वो कोई फ़ोन की अनबॉक्सिंग करा उन्होंने, लेट्स से वो सैमसंग की फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, रिव्यूज़ दिखाते हैं, फिर अल्टीमेटली बोलते हैं आप इस फ़ोन की आप बाय कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो क्या होता है, बेसिकली वो एफिलिएट लिंक होती है, जिसके लिंक के थ्रू अगर आप जाते हो बेटा और उस प्रोडक्ट को बाय करते हो, तो उस क्रिएटर को उसकी कुछ हिस्सा आपको, मतलब 1% या 2% मैक्सिमम उस क्रिएटर को भी दिया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो प्राइस बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये काइंड ऑफ समझ लो रेफर एंड अर्न सा प्रोग्राम होता है, जिसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। मतलब मान लो कोई फ़ोन है जो 10,000 रुपये का है, और मैं क्या करता हूँ, किसी यूट्यूबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से बाय करता हूँ, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, इसका 2% अमाउंट क्या करेगा, या 1% अमाउंट उस क्रिएटर को देगा। मतलब कि यहाँ पे 2% अमाउंट कितना हुआ हमारे पास, 200 रुपये क्या करेगा, ये उस पर्टिकुलर क्रिएटर को क्या करेगा, दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्राइस मेरे को महंगा पड़ेगा, मेरे को जो 10,000 पड़ता था वही पड़ने वाला है। लेकिन एक क्रिएटर का भला भी हो जाता है, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगता है। पहले मेरे को लगता था कि सोशल मीडिया पर काम करना आसान होता होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगता है, ट्रस्ट में। चलो आगे बात करते हैं वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग भी देखते हो, बहुत सारे आपके पास पेड वीडियो देखने को मिलते हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियो देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पूरब झा वगैरह की वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर होता है, ठीक है ना। कैरी मिनाटी की वीडियो देखोगे, या फिर बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं यार, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वीडियो मार्केटिंग करते हैं, वीडियो बना के प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे बातें करते हैं, जिससे क्या कर पाओ, आप उस प्रोडक्ट को बाय कर पाओ। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग होता है। ईमेल मार्केटिंग देखोगे आपके फ़ोन में प्रमोशन का टैब बना होगा, जीमेल खोलोगे ना अपना, तो वहाँ प्रमोशन दिखा होगा, उसके अंदर देखोगे बहुत सारी कंपनियाँ आपको ऑफर करती रहती हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपको आता रहता है,
ठीक है, उसके ब्लॉगिंग देखने को मिलता है जो कि मैंने अभी ऊपर बता ही दिया आपको। तो ये सारे क्या है, ई मार्केटिंग के टाइप्स है। क्या है, ई मार्केटिंग के ये सारे टाइप्स हैं। चलो आगे बात करते हैं एडवर्टाइज बोला हूँ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। चलो फिर से पढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग के कौन कौन से एडवांटेजेस है? तो बेटा वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी। ग्लोबल रीच हो जाता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, कॉस्ट सेविंग होता है, इंस्टेंट रीच मिलती है और डायरेक्ट रीच मिलती है। क्या ये मैंने आपको भी बताया है? बिल्कुल हाँ सर, बताया है आपने। तो ये बार बार जब रिपीट हो रही है तो सर ये बोरिंग हो गया ना? नहीं, बोरिंग नहीं बेटा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। जहाँ पे आपको क्वेश्चन बनेगा तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं सर हम अपने वर्ड में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा लिखो, लेकिन उसके पहले एक मैं बताता हूँ, मैं छोटा था ना तो मेरे सर थे, वो बोलते थे बेटा देखो तानसेन बनने के पहले ना कानसेन बना करो। मतलब ना गाने के पहले तुम्हें सुनना आना चाहिए, लिखने के पहले पढ़ना आना चाहिए। मतलब तुम अपने वर्ड में लिखोगे तब जब तुम उसको पढ़ोगे बार बार। जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार ये वर्ड्स तुम्हारे आंखों के सामने से जाएंगी, दिमाग में जाएगा, उतनी बार तुम उसको और कमांड बना पाओगे उस पर, और उतनी बेहतर तरीके से तुम उसको लिख पाओगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो यहाँ पे इस चीज़ को समझो कि बार बार पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, सोचेगा कि सर हम कुछ भी अपने उटपटांग अपने भाषा में लिख दे तो फिर दिक्कत होगा। क्योंकि दिखता है भाई, बहुत बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा गंदी है, बोलना नहीं चाहिए बट है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बहुत गंदा लिखते हैं वो। फिर वो बोलेंगे एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्हें आता था चीज़, ऐसा नहीं था नहीं आता था, बट लिखने नहीं आता। ग्रामेटिकल इतने एरर देते हैं। हम लोग आईसीएसई बोर्ड में रह के या सीबीएसई बोर्ड में रह के ऐसे तो इंग्लिश लिखते हैं कि स्टेट बोर्ड वाले भी हम पे बोलेंगे यार इनसे बेटर तो हम लोग हैं। तो वो हरकतें नहीं करनी है, आपको बार बार पढ़ना है। और इतने सिंपल तरीके से बुक बना के दिया है यार, इसको नहीं पढ़ रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो ज़िंदगी में? ठीक है, तुम्हें पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया ऐप के अंदर कि तुम वहाँ पढ़ ले। कई बच्चों का कंप्लेन होता है सर इस चैप्टर का दे दो, या केवल मेरे को पढ़ना है उसके लिए कुछ तो जुगाड़ बनाओ। सर बहुत मैसेज आते थे, बुक के अंदर दे दिया, ऐप के अंदर दे दिया। कई बच्चे पढ़ते हैं भाई साहब। ठीक है, तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? जाके पीडीएफ पढ़ो ना फ्री में। और तुमको लगता है सर कंप्यूटर में नहीं पढ़ सकते, मोबाइल में बहुत गर्दन दर्द करती है, तुम हार्ड कॉपी ऑर्डर कर लो। हार्ड कॉपी ऑर्डर करने का मैं बता रहा हूँ, 6388556077। स्क्रीन पे भी तुम्हारे ये नीचे वाले ब्लैक पट्टी पे देखो नंबर ही बार बार घूम रहा होता है। व्हाट्सएप करो, बोलो कि मुझे बुक चाहिए हार्ड कॉपी, जाके वहाँ पेमेंट करके आराम से घर पे बुक मंगवा के आराम से पढ़ो। ये 10th ज़िंदगी में हर साल थोड़ी देना यार, लाइफ में एक बार दे रहे हो 10th। अब खुद पे इन्वेस्ट करने से पहले कभी भी मत सोचा करो, क्योंकि तुम बेटर इन्वेस्टमेंट खुद को रिजल्ट दे सकते हो। आज बुक नहीं खरीदोगे, आज किताबें नहीं खरीद के पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? स्पेशली तुम लड़के हो तो बेटा तुम इंस्टाग्राम रील भी नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं दिखाने को। लड़कियाँ तो ऐसा करना भी मत भाई, पढ़ लिख लो, कुछ कर लो। ठीक है ना? चलो आगे बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग। क्या है सर? इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत पैसा खर्चा होता है मार्केटिंग में। सही बात है बेटा, बहुत पैसा खर्चा होता है। फिर कमेंट में कोई आके बोलेगा आप तो पैसे कमा रहे हो, फ्री में नहीं पढ़ा रहे हो। अरे भाई पैसा लग रहा है, तुम्हारे पापा क्या फ्री में काम करेंगे किसी के लिए? नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे पापा कहीं फ्री में काम करते तो बेटा जो फ़ोन का यूज़ करके तुम कमेंट करते हो नेगेटिव वाले ना, वो फ़ोन इंटरनेट का पैसा तुम्हारे पास नहीं होता, फिर तुम कमेंट भी नहीं कर पाते। तुम्हारे पास खुद का पेट भरा होता है, लोग दूसरे को बहुत ज्ञान देते हैं। कभी ज़िंदगी में खुद 1 रुपये कमा के देखना, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। मैं उन बच्चों को जवाब दे रहा हूँ, कई लोग कमेंट करते हैं सर बुक बेच रहे हो, क्यों नहीं बेचूँ भाई? मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, आज मैं उनको कमा के नहीं दूंगा तो कौन देगा? तू देगा क्या? ऑब्वियस सी बात है ना। तुम भी अपने पेरेंट्स के लिए काम करोगे आगे चल के। आज तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, सोचो तुम्हारे पेरेंट्स को कोई पैसा ना दे, तुम्हारा जो नीड्स है उसको कैसे वो फुलफिल करेंगे? कल हो कि तुम्हें कोई पैसा ना दे, तुम अपने पेरेंट्स का केयर कैसे करोगे? वैसे दूसरे के भी परिवार है ना। नेगेटिव कमेंट करने के पहले 1000 बार सोचा करो, जैसा करोगे वैसा तुमको मिलेगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था ना तो मेरे क्लास में कई ऐसे बच्चे थे जो टीचर्स को क्रिटिसाइज करते थे, तो लोग इतनी फीस लेते हैं, और उनके पेरेंट्स खुद दबा के पैसा कमा रहे हैं, उसको नहीं दिखाई देगा। लेकिन टीचर बेचारा दिन रात जो मेहनत कर रहा है, वो फीस ले रहा है तो बहुत बुरा कर रहा है वो। आज की ज़िंदगी में बेरोज़गार घूम रहे, तो यार हमें कोई ज़्यादा फीस नहीं देता, हमें कोई सैलरी नहीं दे रहा, क्यों देगा? कल जब तुम दूसरा कोई जब मेहनत कर रहा था तो उसका तुम मजाक उड़ा रहे थे। और आज तो कहीं ना कहीं याद रखना, जो करोगे वो तुम्हारे पास लौट के ज़रूर आएगा। हाँ जी, उसके बाद आता है नो लाइव इंटरेक्शन। आप कहीं ना कहीं ई मार्केटिंग में लाइव इंटरेक्शन नहीं करते हो, कोई भी फेस टू फेस नहीं होता, आप बस एक ऐड देखते हो, उस पर भरोसा करके ही प्रोडक्ट को बाय करते हो। रेगुलर अपडेटिंग मिलती रहती है डिजिटल मार्केटिंग में।
फिर ठीक है, सिक्योर कंसर्न होता है, मतलब बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न होता है कई बार, अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। डिजिटल मार्केटिंग में देखोगे स्ट्रैटेजी बोलते हैं ना, कंटिन्यूस अपडेट करना पड़ता है, एक पुरानी स्ट्रैटेजी से आप की बोलते हैं ना ग्रोथ नहीं ला सकते अपने बिजनेस में। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं ई सिक्योरिटी। ई सिक्योरिटी ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की बात हो रही है। इसका मतलब जो डेटा हमारे ब्रीच ना हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हुए जो सिक्योरिटी होती है, इसके बारे में बात हो रही है, जहाँ पे पायरेसी रोक सके, इंटीग्रिटी रोक सके, सेफ्टी को हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं ना, और प्रायोरिटी दे पाएँ। जहाँ जिसके लिए हम लोग कई सारे हम लोग इंक्रिप्शन का यूज़ करते हैं, जैसे SSL इंक्रिप्शन हो गया, फायरवॉल्स हो गया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आता है। थ्रेड्स डैट रिक्वायर्ड ई सिक्योरिटी, कौन कौन से ऐसे थ्रेड्स हैं जिसके लिए ई सिक्योरिटी चाहिए, जैसे मालवेयर, ठीक है ना, मालवेयर होता है, हार्म कर सकता है, आपके डेटा को चोरी कर सकता है। बॉटनेट होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं आपके कंप्यूटर को, हैकर्स क्या करते हैं आपके कंप्यूटर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कंप्यूटर वायरस होता है जो कि अटैक करता है फाइल्स और प्रोग्राम्स पे। रैंसमवेयर होता है जो इनक्रिप्ट करता है यूजर के फाइल को, ठीक है ना, ओके, और आपके पास बोलते हैं ना कंप्यूटर लॉक कर देगा, उसके बाद बोलेगा पेमेंट करो तो ही आपको ये कंप्यूटर खुलेगा, आपका डेटा चुरा लेंगे, तो ये रैंसमवेयर होते हैं, ठीक है। कई बार सुना होगा कई हैकर्स ने कंप्यूटर हैक कर लिया, फिर बोलते हैं कि पेमेंट करो तो ही तुम्हारा कंप्यूटर अनलॉक होगा, तो ये रैंसमवेयर होता है। फिर स्कैनवेयर होता है, ठीक है ना, जो डाउनलोड हो जाता है मिसलिनियस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन के अंदर, जो आपके फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हमेशा बाहर मतलब इंटरनेट पे अपलोड कर देता है, जो भी हैकर होते हैं उसके पास पहुंचा देता है। फिर स्पाईवेयर होता है जो आपको जासूसी करता है। जासूसी का मतलब बिल्कुल देख लो ना, निंजा थ्योरी में देखती हो कियो, हमारा का जो कियो रहता है, बिल्ला रहता है ब्लैक रंग का, वो स्पाईवेयर होता है, बेसिकली पासवर्ड हर वो जानकारी को इकट्ठा करेगा। फिर ट्रोजन होता है जो क्रिएट करता है बैकडोर फॉर हैकर, जिससे वो आपके डेटा को चोरी कर पाए। फिर की लॉगर होता है जो सॉफ्टवेयर होते हैं या हार्डवेयर होते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं की स्टॉक्स को, जो कैप्चर करता है लॉगिन क्रेडेंशियल्स को, मतलब लॉगिन करते हो तो आपका आईडी पासवर्ड ये सारे चोरी कर लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं रेमेडी फॉर ई सिक्योरिटी। अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सर से बचने के लिए, तो हम लोग नेटवर्क के लेयर सिक्योरिटी को यूज़ करें, जैसे IDS का यूज़ करें, इंस्क्रिप्शन का यूज़ करें, फायरवॉल यूज़ करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का यूज़ करें, हम लोग सिक्योरिटी टोकन का यूज़ करें। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस या इथिकल हैकिंग तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, या साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट तो है नहीं अपन, तो हम लोग को बस बेसिक जानकारी रखनी है क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओके। जहाँ पे देखोगे OTPs वेरिफिकेशन वगैरह हम लोग लेकर के आए हैं चीज़ों को बेटर बनाने के लिए। अब ERP का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो हेल्प करता है बिजनेसेस को प्रोसेस करने में, जैसे फाइनेंस, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, सबको मैनेज करने में काम करता है। जैसे आपने ओडा का नाम सुना होगा, ओडो है कि ओडा है, ओडो है। ओडो एक ब्रांड है जिसके अंदर देखोगे ये सारे सिस्टम आपको मिलते हैं, ठीक है। सैप होते हैं, जोहो आपको देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं कंपनियां हैं कुछ, ठीक है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करवा के देते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके देते हैं, सेल्स मॉड्यूल करके देते हैं, परचेस मॉड्यूल बना के देते हैं आपको, फाइनेंस और अकाउंटिंग मॉड्यूल बनाने में हेल्प करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको CRM बोलते हैं वो आपको करने में हेल्प करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मॉड्यूल बना के देते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको करके देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देते हैं, आप खुद को पढ़ोगे इसको तो चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म। 10 पेज का चैप्टर था, ज़्यादा समय लगा नहीं, 1 शॉट में निपटाया है। कोशिश करा है मैंने जितना बेटर तरीके से समझा सकूँ मैंने समझाया है, 1 शॉट में जितना हो सकता था मेरे तरफ से। आगे आप इसको खुद भी पढ़ोगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।